Assalamualaikum ji, good morning once again. I hope everybody who's watching us right now is fine, is healthy and safe. क्योंकि अच्छी दुआ से आपने शुरू किया क्योंकि आज जो हमें सुबह कोविड के फिगर्स नज़र आ रहे हैं वो टू बी वेरी ऑनेस्ट अब 1.5 साल से हम ये शो कर रहे हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। इतने ज़्यादा फिगर्स, इतने ट्रबलिंग फिगर्स हमने पहले नहीं आपको रिपोर्ट किए। सो आपको ये बता दें कि कोविड के नए केसेस जो हैं इन द लास्ट 24 आवर्स वो हैं 5,234, 5,234. And this is the highest ever number of COVID cases, positive COVID cases recorded in 24 hours since June in Pakistan. जब से ये कोरोना की वबा की सूरत इख्तियार कर गई है हमारे मुल्क में, तब से लेकर अब तक ये हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस रिकॉर्डेड है 24 घंटों में। 10.4% ओवरऑल मुल्क की पॉजिटिविटी रेशो आ रही है। ये भी पॉजिटिविटी रेशो भी बाय द वे, क्योंकि हम 9 तक भी पहुंच गए, 8 में तो हम आपको बता ही रहे थे, बट दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। इसलिए हम ज़रा ज़्यादा अलार्म्ड हो रहे हैं कि एवरी सिंगल डे फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 आवर्स में अगर हम अमवात की बात करें, डेथ्स ड्यू टू कोविड की बात करें तो 83 डेथ्स हुई हैं। और ये भी फिगर आपको पता है कि कितना कम हो चुका था, मतलब हम तो 20s-30s की बात करें और अब एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया। खैर वो तो आप यू कैन ऑल्सो टेल बाय द पॉजिटिविटी रेट। इसलिए एक दफ़ा फिर शो के शुरू में ही, बिकॉज इट्स ऑल्सो द वीकेंड, हम आपको फिर से कह दें, इम्प्लोर कर रहे हैं कि प्लीज़ SOPs फॉलो करें। द फिगर्स आर देयर फॉर यू टू नो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा, कल बच्चों के एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, अपने फैमिली ही फ्रेंड है, और वो बता रहे थे कि इससे पहले कोरोना के केसेस में बच्चे पॉजिटिव होते थे लेकिन बच्चों को कोई सिम्टम नहीं होते थे, लेकिन अब जो हैं वो पीड्स के वार्ड में भी मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चे दाखिल हैं, क्योंकि ये जो लहर है जिसको UK वेरिएंट या कोई और वेरिएंट का आप नाम दे दें, इसमें बच्चे मुतासर तो हो रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों में सिम्टम भी वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो बस आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ इट इज़ हाई टाइम अब आप सीरियस हो जाएं इस चीज़ के बारे में। बहुत से जो सीरियस हैं, बहुत अच्छी बात है, जो इसको अभी भी लाइटली ले रहे हैं, वी आर इन द डबल फिगर नाउ। पॉजिटिविटी रेट जो है वो डबल फिगर्स में आ गया। दिस इज दिस द फर्स्ट टाइम जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो ओवरऑल मुल्क में इससे ज्यादा फिगर हमने। और इंडिविजुअली शहरों की बात करें तो पेशावर आपको पता है 23-24%, लाहौर 23-24%, और यही सूरत हाल है। एट द सेम टाइम हमारे एटीट्यूड्स वही के वही हैं, पर्टिकुलरली जब बाज़ारों की सूरत हाल आप जाके देखें ना, और हम ये बाज़ारों में प्लीज़ ये मॉल्स और ये जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं ना, इनको बाज़ार ना कंसिडर किया करें। यहाँ तो इन्फोर्समेंट के लोग भी आ जाते हैं, जुर्माने भी कर देते हैं। देखिए छोटे जो आपकी लोकेलिटीज में होते हैं, दुकानें होती हैं, मार्केटें हैं ना, कॉर्नर शॉप्स जो होती हैं, वहाँ पर जो असल वायलेशन हो रही है ना वहाँ पर हो रही है। और ये छोटे बाजार जहाँ पे तंग गलियाँ हैं, जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, असल वायलेशंस वहाँ पे हो रही हैं। और वहाँ पे फिर आपको पता है कि एज सच कोई हुक्काम की खास तवज्जो नहीं है। एक एडवाइस में आपको सजेशन दे सकते हैं कि आप अपनी कम्युनिटीज़ की सर्वेलेंस कर लेना। आपकी अपनी कम्युनिटी में किसी को और आके आपको बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद ही अपनी कम्युनिटी में 2-4 लोग एम्प्लॉय कर लें और घर घर जाके बताएं लोगों को। और अगर आप देखते हैं किसी को, जिस तरह हम दुकानों की और मार्केट्स की बात करें, तो चूँकि वो आपकी कम्युनिटी के लोग होंगे वो आपकी बात भी मानेंगे। सो टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को तो स्पेयर हेड करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, आई विश कि रोज़ सुबह जब हम आते हैं तो बात कोई और हो करने को, लेकिन इस वक्त इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लगता है कि ये कोई और नहीं है। सो हम कैप्टन फराज से तो आपकी मुलाकात कराएंगे ही, बात भी करेंगे। आप किस तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो वील टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन एक दफ़ा फिर से कोरोना की बात कर लें, और ख़ासतौर पे आपने शुरू में ही बात की बच्चों में जो इसकी तशख़ीस हो रही है, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफे के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें सर जोड़कर बैठ गई हैं, लेकिन वफाक मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में नहीं है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि NCOC ने कदम ना उठाए तो सिंध अपना फैसला खुद करेगा। मेरी तजवीज़ पे कि जी 2 हफ्ते के लिए आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। जो NCOC के इंचार्ज मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये कंसिडर की जा सकती है, मुस्तरद उस वक्त नहीं हुई। NCOC में कहा हम कंसिडर करेंगे, और आज NCOC के मैं देख लूँगा क्या है, और हम और फर्दर कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे उस पर। वज़ीर आला पंजाब ने कल पंजाब के साथ इस्लामी जुज़वी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन से फिर भी इनकार किया।
7 हमारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 12% से ज़्यादा है। लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन हम लगाएंगे, वो आज से नाफिजुल अमल होगा, जिसके अंदर कुछ पाबंदियाँ होंगी जो अल्टीमेटली हमें उनको ऑब्ज़र्व करना होगा। और हमारा इरादा तो ये नहीं है कि हम लोगों को तंग करें, कारोबार को बंद करें, आप लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा करें। हम ये चाहते हैं कि लोग SOPs को फॉलो करें और ख़ुद से इस बात का एहसास करें तो और हमें किसी चीज़ की करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कोरोना वबा की तीसरी लहर का खौफनाक पहलू ये भी है कि बहुत बच्चे इसका निशाना बन रहे हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 5,726 से बढ़ गई है। पंजाब में 18 साल से कम उम्र के 19,367 बच्चों के या नौजवानों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि इस बार बच्चों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन अभी सामने किसी किस्म की नहीं आई। ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का रेट पहले से ज़्यादा है। हमारे अस्पतालों में ख़ासतौर पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आज जो सुबह मैंने रिपोर्ट ली है उसके मुताबिक पहले के मुकाबले में बच्चे ज़्यादा आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी रिकवर करके घर जा रहे हैं। अब और आपको बताएं कि वायरस से बच्चों में फेफड़ों का इन्फेक्शन सामने आ रहा है। ताहम बड़ों के निस्बतन बच्चों में शरह अमवात काफ़ी कम है, लेकिन ये बच्चे घर के बुजुर्गों में वायरस फैला सकते हैं और ज़रूरी हो गया है कि मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल्स फौरी बंद हों और बच्चों की भी वैक्सीनेशन की जाए। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं कि क्या इसको सूरत हाल को टैकल करने का तरीक़ाकार होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पहले तो इत्तलात लाहौर और इस्लामाबाद तक महदूद थी, लेकिन अब पूरे मुल्क से ये सामने आ रहा है कि कोरोना बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए कम अज़ कम मुल्क में प्राइमरी स्कूल्स तो आई गेस बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे खुद तो सिम्टम हो ही रहे हैं, फिर ये दादा दादी और बड़ी एज के जो घर में अफराद हैं उनके लिए कितना ख़तरा बन सकते हैं। देखिए जी, कोरोना बच्चों में पहले भी मौजूद था। पहली वेव और सेकेंड वेव में अगर बच्चों के टेस्ट किए गए कुछ घरों में जहां पर ये कोरोना था तो उन बच्चों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। फ़र्क ये होता है कि बच्चों में उस वक़्त सिम्टम्स इतने नहीं आ रहे थे, टेस्ट ज़रूर पॉजिटिव हो रहे थे, बच्चे इन्फेक्ट भी हो रहे थे और बल्कि वो कैरियर्स थे कि वो घर में कोरोना के आने का सबब कई दफ़ा बन जाते थे और मगर वो खुद कोई सिम्टम्स जो हैं वो नहीं शो करते थे। इस दफ़ा चूँकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और थोड़ा सा ये कि इस दफ़ा बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं मगर मेजॉरिटी सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड ही हैं और बहरहाल बच्चों में इस वक्त चूँकि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, बच्चों में ये केस नज़र आ रहा है। जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है उन शहरों में तो स्कूल्स टोटल बंद कर दिए गए हैं और बाकी शहरों में जहाँ पर इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है वहाँ पे SOPs के साथ कुछ स्कूल्स खुले हुए हैं। अच्छा नौशीन साहब, दुनिया में कई वैक्सीन हैं जिनकी बच्चों पर आजमाइश की गई है और नताइज बहुत ही अच्छे आए हैं, तो क्या पाकिस्तान को अब इन वैक्सीन्स को टारगेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के साथ साथ अब तो बच्चे भी बड़े वल्नरेबल हैं, तो वो तरजीही लिस्ट में होने चाहिए? देखिए, अभी तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं उनके ट्रायल्स 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों पे हुए हैं, सिवाय फाइजर की वैक्सीन के जो कि 16 प्लस के ऊपर जिसके ट्रायल्स हुए हैं। इसके अलावा किसी भी अभी तक जितनी भी वैक्सीन्स दुनिया में बनी है उनके बच्चों के लिए जो है वो इजाज़त नहीं मिली है उसकी, क्योंकि बच्चों के ऊपर ट्रायल्स नहीं हुए। अब ये बच्चों में थोड़ा सा ट्रेंड देख के WHO वगैरह आने वाले फ्यूचर में इन वैक्सीन्स का बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने के बारे में गौर किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ और दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनी है वो अभी किसी भी मुल्क में या कोई भी वैक्सीन जो है वो बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है उसकी नहीं दी गई है जी। अच्छा, आई वंडर फिर दुनिया में क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में, लेकिन आप कह रही हैं कि दुनिया में किसी भी वैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? दुनिया को ये भी सोचना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, इस पूरी सूरत हाल में वैक्सीन का ज़ाहिर बड़ा मसला है, अब बड़ों की बात कर लेते हैं, बच्चों की नहीं। तो हुकूमत तो वैक्सीन जब लाएगी तब देखेंगे, जो बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी इजाज़त दी गई थी, कुछ कीमतें मुनासिब करके कम से कम उन्हें तो अलाउ करें कि वो वैक्सीन अवाम को लगाना शुरू करें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है ये खित्ते में सबसे कम रफ्तार है, अफगानिस्तान से भी पीछे है। कीमत का पहले तो कंट्रोल होना चाहिए।
हाँ, देखिए जी, प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है और उन्होंने वैक्सीन मंगवाई भी है। कोई 50,000 के करीब वैक्सीन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंची हुई है, मगर वो लोग जो हुकूमत ने उनको प्राइस दी थी वो उसके अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया है। इसलिए वो मसला तो थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि अब वो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही डिसाइड होगा। मगर इस वक्त ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर वैक्सीन लाएगा भी तो वो बहुत छोटी तादाद में होगी। मेन बल्क वैक्सीनेशन हुकूमत ही करेगी अपनी पॉपुलेशन के लिए, और अब उसके लिए आपको पता है कि तेजी से वैक्सीन जो है वो अब मुल्क में आनी शुरू हो गई है। कल हम लोगों को 5,60,000 डोजेस जो हैं वो रिसीव हो गई हैं जो पाकिस्तान हुकूमत ने खरीदी हैं, और कल के दिन में हमें 5 लाख मजीद वैक्सीन की डोजेस जो हैं वो आ जाएंगी, और इसके बाद पाइपलाइन में मजीद डोजेस भी हैं। 30 लाख डोजेस जो हैं वो हमें बल्क फॉर्म में मिलने वाली है कैंसिनो बायो की, जिसको 15 अप्रैल तक यहाँ पहुंचेगी, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी इंडिविजुअल 30 लाख खुराकें बनाने के लिए, इंडिविजुअल वैक्सीन के लिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हम प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। हुकूमत ने पाइपलाइन में सारी वैक्सीन अरेंज की हुई है और उनकी कंसाइनमेंट सब पाकिस्तान पहुंचनी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये जो कीमतों के तायुन वाला मामला है ये तो पता नहीं कहाँ जाके ये थोड़ा सा आई एम सॉरी बट दिस इज रियली आउट ऑफ कंट्रोल। अब अगर एक फैमिली में एक माँ बाप अगर 2 कर दें और 2 बच्चे कर दें, वेरएज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, तो किस तरह ये लगाएंगे? अगर आपके साइनोफार्म वगैरह ये कुछ वैक्सीन जिनकी 2 डोजेज हैं तो वो 12,200 रुपये, मतलब लुक एट दैट कि 12,200 रुपये इसकी कॉस्ट आ रही है, और अगर आप जो सिंगल डोज हैं तो वो 4,225। एक गरीब क्या मुतवसत तबके के लोग भी ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते। और दुनिया में एज कम्पेयर टू आर्स ये वैक्सीन कई कम कीमत, कई गुना कम कीमत में फरोख्त की जा रही है। देखिए बात रीजनेबल होनी चाहिए ना। यहाँ अगर हम ये ताकीद कर रहे हो कि जी SOPs फॉलो कर रहे हैं और वैक्सीनेट करें अपने आप को, तो वैक्सीनेशन को उस तरह बनाया जाए, उस कॉस्ट पे लाया जाए, उस प्राइस पे लाया जाए जहाँ कोई कंसिडर तो करे कि हम लगाएंगे। दिस इज अ जोक। और जो कोई नहीं लगवा रहा है 12,200 उनकी लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो देखें जनाब उनकी सब्सिडाइज कॉस्ट करें, कैसे कम की जा सकती है, किस तरह से इसको आवाम की रीच में लाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी कौम का मामला है। आपको पता है कि अगर हम चंद बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं इस वक्त की सूरत हाल में, तो जब दुनिया वैक्सीनेट हो जाएगी और हम नहीं होंगे तो हमारा ये नुकसान ट्रिलियंस तक पहुंच जाएगा। फैसले हैं, ये चीज़ें अभी सोच लेनी चाहिए। और जिस तरह कितने हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से ओवर द पास्ट सो मेनी वीक्स बात की है, और उनका यही कहना है कि जब तक 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक आप ये इस चीज़ को ख़त्म करने का सोचें भी ना, और उसके बाद भी 70% के बाद भी होपफुली एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बन जाएगी, एंड देन ऑफ कोर्स दिस थिंग विल गो। लेकिन हम तो उसके नज़दीक नहीं हैं, और अगर प्राइसेस यही रहीं तो बहुत मुश्किल है इस माइलस्टोन को हासिल करना, अचीव करना। वो हम किसी इन्फ्लुएंशियल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी 10% भी अगर हो जाए तो मुआवजे से कम नहीं होगा 1 साल में, तो हम 70% की तो क्या ही बात कर रहे हैं। जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हम अफगानिस्तान से भी अभी पीछे हैं जहाँ तक वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला। अच्छा जी, ये हमने बात की है और हम इसके बारे में अपने शो में आज ही बात करते रहेंगे दोबारा, बिकॉज दिस नीड्स टू गेट थ्रू। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बदौलत हर शोबे में डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से फरोग पा रहा है। थैंक गॉड टिकटॉक पर से पाबंदी उठी है, और आइंदा बराए मेहरबानी हमें अपनी मईशत और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए कि कहीं इंटरनेशनल जायंट कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से घबराएं ना कि यहाँ तो पाबंदियों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। या फिर आपको ऑलरेडी दूसरों को मैसेज दे देना कि भाई ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो इधर नहीं होंगी तो दूसरे रुख भी नहीं करेंगे इस तरफ का। खैर आपको ये बताएं कि दुनिया जो है वो समय बहुत ही सिमट कर मोबाइल स्क्रीन पर आ गई है। आई वाज ट्राइंग टू फॉर्म द वर्ड्स राइट कि बिल्कुल आपके हाथ पे लगता है कि वो दुनिया आ गई है। वाकई हर सहूलत अब सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ना सिर्फ समाजी फासले मिट गए हैं, बल्कि इसकी बदौलत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जदीद तरीके जो हैं वो मुतारिफ हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में अल्फा ब्रावो चार्ली के कैप्टन फराज, बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को याद होंगे, उनके No 1 to 1 के नाम से एक ऐसा
डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ना सिर्फ आपस में राब्ते बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने टैलेंट और स्किल्स की बुनियाद पर जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। दिल मेरा ये चाह रहा है कि दोबारा से घर जाके शुरू करूँ। मुझे लगता है हमने आपको इतने क्लिप सिखा दिए अल्फा ब्रावो चार्ली के कि अब इस वीकेंड पे आप क्या कर रहे हैं और हम भी क्या कर रहे हैं, हम सारों को बड़ी अच्छी तरह पता है। कैप्टन फराज, जिनका असली नाम भी फराज है, फराज इनाम हैज जॉइंड अस ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। फराज, कैसे हैं आप? और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको भी इस ड्रामे की और आपका टाइम इन दिस इंडस्ट्री उसी तरह अच्छी यादें हैं जिस तरह हमें याद आ गया एकदम से? हाँ जी बिल्कुल, whenever। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। बट हुमा, जिस तरह आपने कहा कि आप भी मुझे आज से 20 साल पहले ले गई जब ये ड्रामा जो था ऑन एयर आया था। इनफैक्ट 20 से भी ज्यादा हो गए, अब तो शायद 23 साल के करीब हो रहे हैं कि मार्च ऑफ 98 में ये ड्रामा ऑन एयर आया था और उससे पहले जब हमने इसकी शूटिंग की थी। तो हाँ जी, आपने 23 से 25 साल पीछे आप मुझे ले गए इस वक्त। तो वी रियली एंजॉयड दिस एक्सपीरियंस ऑफ अल्फा ब्रावो चार्ली। फराज साहब, लोग बहुत ईगर होते हैं क्योंकि ये ड्रामे हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल। और जाहिर है हर एक की एक मेमोरी है, हर एक की यादें हैं जो किसी न किसी तरह इस किस्म के ड्रामा सीरियल से जुड़ी हैं। तो लोग कहते हैं कि फिर आप लोग कहाँ हैं? आपको हमने अहद वफा में तो देखा, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोगों को नहीं पता कि भाई आप क्या करते हैं, आप कहाँ होते हैं, आपकी क्या मसरूफियत है। तो फराज, अभी हमने आज आपको इसीलिए इनवाइट किया ताकि आपके अपने नए इनिशिएटिव के बारे में बताएं। और लगता है कि वो जो एक बग होता है, एक टैलेंट बग, वो तो आप में है ही है, एंड यू वांट अदर पीपल टू आल्सो यूटिलाइज देयर एबिलिटीज। प्लीज नो 1 to 1 के बारे में बताएं। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके बारे में ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 30 साल से मैं मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा हूँ। व्हाइल आई हैव नॉट बीन अ मीडिया चैंपियन, बट समहाउ मेरा एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना रहा है। तो इन्हीं 30 साल में मेरे पास कितनी बार अच्छे टैलेंटेड फनकार लोग आए, कलाकार आए, उन्होंने अपने ऑडिशंस मुझे दिए और उन सब की यही रिक्वेस्ट होती थी कि जी हमें भी एक चांस दिला दें मीडिया इंडस्ट्री में, ताकि हम भी अपने फन का मुजाहरा कर सकें और अपना नाम हम भी बना सकें मीडिया वर्ल्ड में। और हर बार यही होता था कि मैं उनको रिग्रेट करता था, सॉरी करता था, क्योंकि मैं एक मीडिया चैंपियन तो नहीं था कि मैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिला सकूं जो कि वो डिजर्व करते थे। तो एनीवे, वन थिंग लेड टू द अदर एंड अबाउट 30 years later मैं कनाडा में बैठा अपने एक दोस्त के साथ यही बात डिस्कस कर रहा था। उनको मैंने यही कहा कि यार, आई वांट टू हेल्प माय पाकिस्तानी media enthusiasts as well as professionals somehow by bringing them all together on one platform. Right. तो मेरे जो ये साथी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, ये इनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है पाकिस्तान में। इन्होंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब तो हमारा यानी आईटी इतनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एक ऑनलाइन मीडिया मार्केट प्लेस ऐसी हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने सारे मीडिया प्रोफेशनल्स एज वेल एज एंथुजियास्ट, बडिंग एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड, हम इन सब को इन्वाइट कर सकते हैं ऑन वन प्लेटफॉर्म कि वो आए, अपनी प्रोफाइल्स अपलोड करें, अपना काम उसके ऊपर दिखाएं, जायज काम उसके ऊपर दिखाएं और इस तरह टीम्स बनाएं आपस में, गेट टुगेदर एंड कम अप विद न्यू प्रोडक्शंस विद गुड कंटेंट। एक टैलेंट पूल की सूरत इख्तियार कर जाएगा प्रोबेबली। बिल्कुल, आप ये समझे, इन शॉर्ट फॉर्म इट्स अ लिंक्डइन ऑफ द मीडिया वर्ल्ड, स्पेशली मेंट फॉर पाकिस्तानीज, एंड इट इज आई वुड से अ मार्केट डिसरप्टर लाइक एन ऊबर और यानी ऊबर जिस तरह टैक्सी इंडस्ट्री में आए, इस तरह हम ये चीज लाना चाह रहे हैं कि rather than wait for that big break with one of the big media houses, people can get together and have their own teams of like-minded people and come up with great productions जिसके अंदर लोग in front of the camera। जी बिल्कुल, बड़ी टाइमली चीज़ इसलिए भी है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग स्मॉलर प्रोडक्शंस बट क्वालिटी प्रोडक्शंस। तो वो आपको पता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो, बड़े पैसे लगे हो, बड़े नाम हो, तो फिर फाइनली जाके टेलीविजन पे आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट अदरवाइज नहीं होता। डिजिटली अवेलेबल है इतना ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट। तो फराज साहब, ये जो आपका No 1 to 1 का प्लेटफॉर्म है, इज दिस एन एप्लीकेशन एज एन मोबाइल ऐप, इज दिस अ वेबसाइट? कितने लोग ऑलरेडी इस पे सब्सक्राइब कर चुके हैं? कब से ये काम कर रहा है? और बताइए एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, अगर इफ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, तो हमने इसकी सॉफ्ट लॉन्च पिछले हफ्ते की है। लास्ट सैटरडे वी लॉन्च्ड इट। अभी हमने सॉफ्ट लॉन्च इसलिए किया है, इंशाल्लाह ये कोविड का जरा मेनस हमारे मुल्क से और दुनिया से खत्म हो तो फिर इंशाल्लाह मैं और मेरे
पार्टनर हम दोनों आएंगे एंड देन वी विल डू अ फॉर्मल लॉन्च ऑफ दिस इन कमिंग फ्यू मंथ्स. बट फिलहाल हमने ये एक फीलर छोड़ा है मार्केट में. पीपल कैन गो ऑन द वेबसाइट, हमारी है www.noone21.com. So the idea is from no one they can become number one, or from no one to someone. So no121.com पे जाइए, अपनी प्रोफाइल को अपलोड करें. उसके अंदर अभी ऑलरेडी माशाल्लाह से पहले एक हफ्ते में ही हमें इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. एंड पीपल फ्रॉम ऑल द एवेन्यूज ऑफ द मीडिया, बी दे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और पीपल बिहाइंड द कैमरा, आर पुटिंग अप देयर प्रोफाइल्स. तो इसके अंदर आपको ना ही सिर्फ एक्टर्स, सिंगर्स, एंकर्स इस तरह की प्रोफाइल्स नजर आएंगी, आपको साथ साथ लोग नजर आएंगे जो कि क्रू फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर ड्रेस डिजाइनर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, सेट डिजाइनर्स, साउंड इंजीनियर्स, एडिटर्स, इस तरह के लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं. तो इट इज मेंट फॉर पीपल फ्रॉम अराउंड द मीडिया इंडस्ट्री जो उनका इंटरेस्ट है और जिसमें वो आगे परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर. ज़बरदस्त बात है, बिकॉज कभी कभार यू आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन और आपको मेक डू करना पड़ता है विद पीपल ऑफ नॉट द राइट कैलिबर. ये जगह ऐसी है, प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ यू कैन एक्चुअली फाइंड पीपल, यू कैन कोलैबोरेट. ज़बरदस्त बात है. ये तो हमने सुन लिया है फराज, लेकिन ऑब्वियसली आपका एक और रुतबा है, आपकी एक और स्टैंडिंग है. तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों में कि बड़े साल आपने लगा दिए, वापस अहद वफा में आप आए उस अल्फा ब्रावो के बाद, तो अब मजीद 20 साल वेट करना पड़ेगा टू सी यू बैक ऑन द स्क्रीन. या है कोई इरादा आगे कुछ काम करने का? अहद वफा में एक मेरा डायलॉग था कि मैंने जहां तक पहुंचना था पहुंच गया हूं, अब तुम्हारी बारी है, अब आगे तुम बढ़ो. तो मेरी यंग जनरेशन को यही एडवाइस है कि अब उनकी बारी है, अब वो आगे बढ़े. हमने जितना सर्व करना था मेरी जनरेशन ने हमने कर लिया. बट मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा आपके तवज्जुह से कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे पिछले 30 साल जो मीडिया इंडस्ट्री के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, इसके अंदर मेरी बड़ी मेमोरेबल मेमोरीज भी बनी हैं. और ये एक No121 एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि मैं और मेरे साथी हैं, वी वांट टू डू इट फॉर पाकिस्तानीज. ये हम सर्व करना चाहते हैं टू आवर नेशन फॉर ऑल दैट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम देम एंड वेयर वी आर टुडे. सो ये हमारी एक समझे कि एक खिदमत है मैं हम पेश कर रहे हैं हमारे फेलो पाकिस्तानीज के, फॉर ऑल ऑफ देम, टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गेट टुगेदर, बी दे फ्रॉम कराची और कागान, गिलगित और ग्वादर. आप इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं. अपने लाइक माइंडेड लोग, हम ख्याल लोग मिलके बेहतरीन प्रोडक्शंस बना सकते हैं. और ये ना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं लिमिटेड रहेगा. इंशाल्लाह ये पोर्टल उस लेवल पे पहुंच सकता है, इसमें पोटेंशियल ये है, ये उस लेवल तक पहुंच सकता है कि ये फिर इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो. और इमेजिन करें अगर हम No121 का ऑनलाइन मार्केट प्लेस ले जाते हैं और वेस्ट में दिखाते हैं या कि दुनिया के किसी मुल्क में दिखाते हैं कि इतना रिच डेटाबेस ऑफ प्रोफेशनल पाकिस्तानी मीडिया पर्सनालिटी. बड़ी अच्छी तरह फराज आपने रिकग्नाइज की है कि हमारा कितना अनटैप्ड टैलेंट है, एंड देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म. और हमें अच्छी बात ये लगी है कि चूंकि आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, बड़ी अच्छी यादें हैं और अभी तक बड़ा अच्छा एसोसिएशन चल रही है, तो व्हाई नॉट अदर पीपल शुड ट्राई दिस एज वेल. उसको स्ट्रीमलाइन करने का बेहतरीन तरीका है. गुड लक फॉर दिस वेंचर. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. बहुत शुक्रिया. होपफुली सी यू सून हियर इन पाकिस्तान. तो ये दो देखें, एक हमने कुछ महीने पहले आपकी कैप्टन गुलशेर, अदर बिग पार्ट ऑफ अल्फा ब्रावो चार्ली, उनसे मुलाकात कराई थी. आज हमारी कैप्टन फराज से हो गई. क्लिप देख रहा था और अभी ने देख रहा था तो बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है ना. ही डज लुक द सेम, तो ही कैन बी बैक ऑन टीवी एज वेल. अच्छा जी, सो नाउ द प्लेटफॉर्म इज No121 और अगर आप में टैलेंट है और आप उसको शोकेस करना चाहते हैं, यू वांट टू कोलैबोरेट, दिस इज द प्लेस टू गो. और आपको बताएं कि पाकिस्तान के नए वजीर खजाना हमाद अजहर के सामने वही पुराना चैलेंज है कि महंगाई में किस तरह कमी की जाए. हमाद अजहर का कहना है कि उन्हें अवाम के दर्द का एहसास है. अवाम के इस दर्द को हम समझते हैं कि घी की कीमत बढ़ी, चीनी की कीमत बढ़ी और आटे की कीमत भी बढ़ी. हम दिन रात मेहनत करके इन कीमतों के ऊपर काबू भी पाएंगे. वज़ीर ख़जाना रहे असद उमर साहब और हफीज़ शेख साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से मईशत को इस्तेहकाम दिया. उन दोनों हजरात से भी मैं रहनुमाई हासिल करता रहूँगा.
अच्छा, आपने कहा ना चैलेंजेस, तो मुझे लग रहा था वो कल वाले चैलेंज जो भारत से इन्होंने ट्रेड की पहले इजाजत की अनाउंसमेंट हाँ, की, लेकिन उसके बाद वो बड़ा चैलेंजिंग, उसके बाद काबीना ने कहा जी ये हो नहीं सकता। उसके बाद इन्हीं से वजीर आजम ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो इन्होंने वजीर आजम को कहा कि 2 हफ्ते पहले आप ही ने तो हिदायत दी थी। तो वो जरा कंफ्यूजन सी कल क्रिएट होती रही है। वैसे कोई बात नहीं, 1 अप्रैल भी थी तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना मार्जिन तो 1 अप्रैल का देना ही चाहिए। इदारा शुमारियात की खैर ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फरवरी में महंगाई की शरह 8.7 थी, जो कि मार्च में बढ़कर 9.5% हो गई है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने भी हुकूमत की माशी पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। आज इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लोग बिजली और गैस के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। रमज़ान अभी आया नहीं है और महंगाई आसमानों को छू रही है। लोग शायद सहरी और अफ्तारी में से भी ये चूज़ करने पे मजबूर होंगे कि क्या वो सहरी करें या वो अफ्तारी करें। लोगों के लिए खुराक की अशिया उनकी पहुंच से बाहर पहुंचा दी गई हैं। और आपको बताएं कि 2 रोज पहले ईसीसी ने भारत से चीनी कपास और यान इंपोर्ट करने की मंजूरी दी, लेकिन कल वफाकी काबीना ने ईसीसी का फैसला मुस्तरद कर दिया। सवाल यह है कि वजीर आजम की मंजूरी के बगैर ईसीसी ने इतना बड़ा फैसला खुद कैसे कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मामले पर क्या कहा, आप भी सुन रहे हैं। कभी कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, कभी भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समरी प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। ये इमरान खान को पता है या नहीं पता? उस पर उसके ऊपर उसकी अपनी काबीना ने अदम एतमाद कर दिया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी खबरदार किया कि मईशत कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। जहाज़ के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड हो जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। किसने हमें रोका है कि हम ये SOEs जो हैं इनको ठीक ना करें? ये जिस तरीके से चल रही हैं, हम अभी तक 2.5 साल में इनके MDs भी नहीं लगा सके, इनकी मैनेजमेंट भी नहीं चेंज कर सके। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। नए वज़ीर ख़ज़ाना ने आते ही पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी करके अच्छा आगाज़ किया है, मगर ये सिलसिला जारी रहे तो ही आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। और ऑब्वियसली अब रमज़ानुल मुबारक में चंद दिन बाकी हैं और हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इस महीने नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर पहुँच जाती है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की नई माशी टीम को गैर मामूली इक़दाम करना पड़ेंगे, वरना रमज़ान बिकम्स अ केस स्टडी। अच्छा, जब इनिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और बड़े सख्त फैसले लिए और बताया गया कि मईशत का बेड़ा गर्क है और ये बताया गया कि ये अभी के सख्त फैसले हैं, इससे लॉन्ग टर्म बड़ा फ़ायदा होगा। अब 2.5-3 साल बाद ये पता लगता है कि वो ठीक फैसले नहीं थे और लॉन्ग टर्म भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और जो हालिया बहरान है वो तो सबके सामने है। तो महंगाई से उल्टा हम नबर्द आज़मा है और उसके बाद ये भी पता लगे जो फैसले लिए थे उसका लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं सामने आ रहा। तो वो फिर वो साल तो लगता है सारी एक्सरसाइज ज़ाया ही गई। फिर वो लगता है वो इतने साल उसी इंतजार में ज़ाया हो गया, अब दोबारा से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। तो वो एक ना इंप्रेशन अच्छा होता है और फिर लोगों का एक फेथ हिल जाता है कि क्या अब जो फैसले किए जा रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन खुसूसी सलमान शाह साहब, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शाह साहब, हुकूमत की मौशी टीम में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, बताया जा रहा है कि सामने हदफ होगा महंगाई सबसे इम्पोर्टेंट ख़त्म करना। तो क्या इससे पहले की टीम की इस मामले पे तवज्जो नहीं थी, वो ज़रा मैक्रो फैक्टर्स पे ही तवज्जो दे रहे थे और उसको भी अपेरेंटली कंट्रोल नहीं कर पाए? नहीं, आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा हो। ये ब्रॉड बेस्ड एजेंडा है इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लाने का और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट करने का, और इसको अगली जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसके मुताबिक जो भी अहदाफ हैं उनको पूरा करने का। सो ये कोई इतना फोकस नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इट्स द एंटायर इकोनॉमिक पैकेज और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी going forward towards growth and employment generation
प्राइस स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स, इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट, तो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अच्छा शाह साहब, महंगाई ख़त्म करने की बात आई तो रमज़ान भी सर पे आ गया है और इससे पहले ही कुछ करना होगा, तो क्या किया जा सकता है? क्या आपकी सजेशन होगी इस सिलसिले में? किस ट्रैक पर जाना होगा? देखिए, एक तो ये है कि सप्लाई जो है एसेंशियल आइटम्स की, उसको इंश्योर करना होगा कि उसमें कोई शॉर्टेज ना हो, उसमें कोई होर्डिंग ना हो, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आए और ओपनली बिकें, यूटिलिटी स्टोर्स में भी बिकें, सहूलत बाज़ारों में भी बिकें, एतवार बाज़ारों में भी बिकें और मेन मार्केट्स में भी बिकें। तो सप्लाई की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई अगर कोडिंग होगी तो उसके साथ भी डील किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि सप्लाई इतनी होगी कि कोई मसला नहीं होना चाहिए। थैंक यू शाह साहब एंड गुड लक टू द न्यू टीम। मादतर साहब ऑल्दो आते ही बहुत बड़े चैलेंज का उन्हें सामना रहा, और जो भी फैसले के अनाउंसमेंट उन्होंने की थी, फिर काबीना की तरफ से उसका मुस्तरद हो जाना और फिर वज़ीर आज़म का सॉर्ट ऑफ अपने ही फैसले पे सवाल उठाना। नहीं, लेकिन अब तो ये भी लग रहा है कि कैसे हो सकता है कि उस फैसले का उनको ना पता हो। अच्छा जी, आज बड़े दिनों बाद हमें ज्वाइन किया है सैयद आबदी साहब ने, जो कि आपको पता है करियर काउंसलर भी हैं और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के जो सवाल होते हैं बड़ी अच्छी तरह इनका जवाब देते हैं। पहले तो ये बता दें कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अब वाज़े कर दिया है कि इस साल स्टूडेंट्स को बग़ैर इम्तहानात के प्रमोट नहीं किया जाएगा। बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बनी हुई है, और अब स्टूडेंट्स को भी इसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। और अच्छा जी, तो कैसे होगा ये सारा कुछ, इसी पे हम बात करेंगे। माहिर तालीम सैयद आबदी साहब, लेकिन ही इज गोइंग टू जॉइन, हमारा राब्ता जो है वो जरा खत्म हो गया उनके साथ, ही विल जॉइन अस। अच्छा, जब मैं आपको कह रहा जैसे कि जब मैं आपको टॉप स्टोरी बता रही थी तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि सेंचुरियन। अच्छा, तो सोचे मुझे बोलने में मुश्किल लग रहा है, तो प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही हमें विशेष देनी पड़ेंगी कि खेलने में भी शायद मुश्किल ही हो उधर। अभी जरा क्विकली सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल का फैसला बज़ाहिर 5 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन वैसे सबको पता ही है क्या होगा। पार्लियामान से इस्तीफे देने हैं या नहीं देने हैं, पीपल्स पार्टी CEC इजलास के बाद अपना फैसला सुना देगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने वाज़े किया है PDM में वही रहेगा जो इसके फैसले मानेगा। अगर आप एक कुर्सी पर इतनी बड़ी ज्यादती करेंगे इस इत्तेहाद के साथ, तो शायद वो इत्तेहाद आप पे एतमाद ना कर सके। ये कुर्सियां आपस में बांटने से बात नहीं बनेगी कि आज पंजाब में अदम एतमाद कर लें, वहाँ को 2 कुर्सियाँ ले लें, 1 कुर्सी सेनेट में ले लें, 1.5 कुर्सी कौमी असम्बली में ले लें। ये कुर्सियों की जंग नहीं है। पीपल्स पार्टी इस PDM का हिस्सा रहना चाहती है, तो उसको PDM के जो फैसले हैं उनके ताबे होना पड़ेगा। अगर आप पर एतमाद नहीं रहेगा दूसरी जमातों का, तो फिर शायद आप उस इत्तेहाद का हिस्सा ना रह सकें। पीपल्स पार्टी का CEC इजलास बज़ाहिर रस्मी कार्रवाई होगा। पीपल्स पार्टी वाज़े कर चुकी है वो इस्तीफ़ों के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़े तौर पर कहा, हुकूमत ने हमसे ताउन मांगा है और हम करेंगे। ये इशारा है कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासी हिकमत अमली बदल रही है और इसी तरह नून लीग और मौलाना भी नई सूरत हाल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली PPP वांट्स टू वर्क इट आउट देयर वे। लग तो यही रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों से मुताल्लिक फैसले के लिए जो वक्त मांगा था वो इसी वीकेंड पर अपैरेंटली ख़त्म हो जाएगा, फिर CEC अपना फैसला सुना देगी। आपको उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर राजी होगी? पीपल्स पार्टी फिल वक्त इस्तीफे देने पे राजी नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी राय में अभी वो वक्त जो है वो नहीं आया और इसको किसी आगे वक्त के लिए जो है वो मौखर रखा जाए। इसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकता है, इसके ऊपर बहस हो सकती है और फ़ैसला जो है वो एक बाहमी मुशावरत से हो सकता है। तो इसलिए इस्तीफ़ों के ऊपर के मौक़िफ़ के ऊपर PDM में कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि जिस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर PDM के वजूद को जो है वो ख़तरा हो। PDM के वजूद को ख़तरा इस बात से हो सकता है
कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन चेयरमैन के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद से वोट लिए और गिरानी साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। ये एक एतमाद का जो है वो यानी फुकदान है, ये यानी एतमाद को ठेस पहुँचाने वाली बात है। और कभी जमहूरियत में ऐसा हो नहीं सकता कि वही लोग पहले लीडर ऑफ द हाउस जो है उसका इंतखाब करें, चेयरमैन का इंतखाब करें और फिर उन बेंचों से उठें और अपोजिशन पे आ जाएं। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर अपना मौक़िफ़ बरकरार रखती है तो जाहिर है कि पीडीएम को हुकूमत गिराने के लिए कोई और हिकमत अमली बनाना होगी। तो क्या इस हिकमत अमली की तैयारी में पीपल्स पार्टी की जगह निकलेगी या फिर अब यही समझा जाए कि रास्ते जो हैं वो बिल्कुल जुदा हो चुके हैं? नई हुकूमत गिराने के लिए जो है वो पीडीएम के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं। इससे पहले भी उन्होंने जलसों का, रैलीज़ का और एहतजाज का जो है वो ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया है और एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो इस बारे में मौजूद हैं जिनके ऊपर कंसेंसस के बाद अमल जो है वो किया जा सकता है। इस्तीफ़ों का एक बड़ा मौसर ऑप्शन है, इसके ऊपर भी बाकी जमातों की जो बाकी 9 जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर अमल करने का भी वक्त जो है वो नहीं आया। राना साहब, पीपल्स पार्टी ने जो मुस्लिम लीग नून को ताने दिए थे इनमें बाहर भाग जाने का बड़ा जिक्र भी था, तो अब कुछ हल्के कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा भी बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में हैं, तो क्या वाकई ऐसा कोई इरादा है उनका? जब कोई ताने देने पे आता है तो फिर हकीकत का ख्याल कौन रखता है? ताने तो जो हैं वो तो फिर इसी तरह से जो है वो बनाए जाते हैं बल्कि गढ़े जाते हैं। हाँ, लेकिन इनके ऊपर कोई इतना जो है वो सीरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से गए हैं, अदालत की इजाज़त से गए हैं और बाकायदा हुकूमत ने उन्हें ख़ुद जो है वो इजाज़त दी है, बल्कि रिक्वेस्ट की है। वज़ीर सेहत पंजाब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप बाहर चले जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं। वो इलाज की गर्ज से गए हैं जो कि कोविड की वजह से लेट हो रहा है। जैसे ही वो अपना इलाज मुकम्मल करवा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो है वापस आ जाएंगे। जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा का ताल्लुक़ है, यकीनन मरीम नवाज़ साहबा अगर मियां नवाज शरीफ साहब की कोई सर्जरी का अमल होता है या कोई ऐसी सूरत होती है तो वो यकीनन चाहेंगी कि वो अपने जो है वो वालिद के पास हों। लेकिन अगर कोई इससे ये समझता है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो PMLN की और PDM की जो एहतजाजी तहरीक है, जो हुकूमत मुखालफ तहरीक है, उसमें जो उनका मौसर किरदार है वो उसे छोड़ देंगी या वो इसे छोड़ के बाहर चले जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या आप नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे समझ नहीं आया कि वो मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं कि नहीं जा रही। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर मियाँ साहब की कोई सर्जरी का अमल होता है तो फिर मे बी वो चाहेंगे, ऑब्वियसली एक नेचुरली वालिद साहब की सर्जरी होगी तो बेटी या बच्चे चाहेंगे कि उनके पास हो। वैसे उनके बच्चे वहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं भी, तो वो ज़रा लेट्स सी, टाइम वुड टेल आई गेस। अच्छा जी, another very important topic at hand। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल आज का जो दिन है उसको ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। ऑटिज़म ज़हनी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखने वाली पैदाइशी कैफियत का नाम है जो इंसान की सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स पर असरअंदाज होती है। बदकिस्मती से इसमें हर साल ना सिर्फ इजाफा देखने में आ रहा है बल्कि ऑटिज़म की वजूहात और हतमी इलाज भी अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ऑटिज़म में मुख्तलिफ बच्चे अमूमन अलग थलग और खामोश रहने वाले होते हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत ज़हीन, बहुत टैलेंटेड भी हो सकते हैं और गैर मामूली यादाश्त और सलाहियतों के मालिक भी। अच्छा, तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, एक इदारा चलाती है कराची में द सर्कल के नाम से, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को केटर करता है। 2 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं। सदफ शाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ साहिबा, सबसे पहले तो उस ट्रॉमा की बात कर लेते हैं जो वालिदैन को जब उनके बच्चे की मोस्टली जब स्पीच डिले होती है ना, तो वालिदैन ज़रा लेके जाते हैं और वो पता करते हैं और डॉक्टर कहता है कि जी ऑटिज़म का शक है, तो वालिदैन ऐसे होता है जैसे क़यामत टूट पड़ी।
तो वो किस तरह टैकल करें, वो किस तरह हैंडल करें, उनको कुछ गाइड करें कि क्या ये इतना ही बड़ा मसला है कि आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाएं और बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ दें? देखिए, ये तो हर पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा तो है। सोचिए कि अगर हमारे बच्चों को बुखार भी हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो और हमको पता होता है कि ये बुखार टेम्प्रेरी है, 2-3 रोज़ में ठीक हो जाएगा, मगर ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। बट वॉट आई टेल पेरेंट्स कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़। उनके बच्चे कोई पेशेंट्स नहीं हैं कि जिन्हें कोई दवाएं, ऑपरेशंस, इलाज की ज़रूरत है। उनका ओनली ट्रीटमेंट इज़ थेरेपी, एंड द अर्लियर दे एक्सेप्ट इट द बेटर दे आर एबल टू डील विद इट। जितना जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे बच्चे के साथ ये है, और उन लोगों को अप्रोच करेंगे जो उनके लिए उनको बता सकेंगे। सबसे बड़ा जो मुश्किल मरहला हमारे लिए भी होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स को ये न्यूज़ ब्रेक करना, क्योंकि जब डॉक्टर हमारे पास भेजता है तो हम सबसे पहले उसका एक डिटेल्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट कराते हैं, क्योंकि इसके कोई ये MRI स्कैन्स वगैरह में तो नहीं नज़र आता, ना कोई ब्लड टेस्ट होते हैं एज सच। तो हम इनको वी हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स। देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो हम माँ बाप से पूछते हैं, एंड बेस्ड ऑन द स्कोर्स डायग्नोज किया जाता है कि ये ऑटिज़म है या नहीं है। अगर है तो इसकी सिवियरिटी क्या है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा है, उसको तो पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ है, तो पेरेंट्स को ही इनिशियल डीलिंग तो पेरेंट्स को करनी है। तो सबसे पहले तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्लियर कर दें। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स फील गिल्टी, तो उनका गिल्ट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि शायद हमसे कोई गलती हुई है कि हमारा बच्चा इस तरह। एग्जैक्टली, दिस इज़ सो कॉमन। सबसे पहले जब पेरेंट्स आते हैं ना, यू नो, दे आर फुल ऑफ गिल्ट। अक्सर माँ बाप, ओ शायद ये मेरी गलती थी, मैंने शायद कोई गुनाह, समटाइम्स दे गो टू दैट, न्यूट्रिशन ठीक नहीं रखी, न्यूट्रिशन ठीक नहीं रखी है कि मेरे से गिर गया। ये भी होता है ना कि बच्चा गिर गया, क्यों इसका कोई एक्सीडेंट से, किसी चीज से कोई ताल्लुक? ऑटिज्म इज़ अ न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन, जैसे आपने कहा। देखिए, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि इट हैज़ टू डील विद द नर्वस सिस्टम, कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ये बच्चों का जहन बिल्कुल सही होता है, यानी जो और शक्ल भी बिल्कुल नॉर्मल। जो लैक करता है वो इंटरकनेक्टिविटी लैक करती है, जिसका मतलब जैसे एक सर्किट है ना, एक सर्किट है, अगर वो एक सर्किट है, उसका एक कनेक्शन दूसरे गैजेट से है, तीसरे गैजेट से है, तो तब वो एक निज़ाम काम करता है। इन बच्चों का हर ब्रेन का हर हिस्सा बिल्कुल सही है, उसमें कोई स्कैन, कोई एक्सरे में नहीं दिखाया है आज तक कि कोई डिफॉर्मिटी है, कोई यू नो और प्रॉब्लम है। द लैक इज द इंटरकनेक्टिविटी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि वो सर्किट नहीं सही एक सर्किट है, समझ लें, एक सर्किटरी टूट जाती है। तो मैसेजेस तो आ रहे हैं उनके, वो लोग चीज़ें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं बॉडी, लेकिन वो जो रिले स्टेशन है ना, कि जहाँ से मैसेज जाना है, ओके यहाँ पर मैंने सुना, अब मैसेज मेरे प्रोसेसिंग, मेमोरी, एग्जीक्यूशन के एरियाज में जाना है, वो टूट जाता है। आपकी बात से ये लग रहा है कि सबसे इनिशियल डीलिंग तो पेशेंस चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज इफ यू आर, अगर प्रॉब्लम यही है जो अगर डायग्नोज हो जाए तो इनिशियल स्टेजेस पे तो ऑल यू नीड टू डू इज बी पेशेंट। बहुत सब्र करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, और बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग बैड। ये सिर्फ एक, मैं पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि ये सिर्फ दुनिया में जीने का एक मुख्तलिफ तरीका है। ये बच्चे एक जैसे एरिक शॉपलर एंड डॉक्टर गैरी मैसोबॉव, जिनको कहा जाता है एज द सेवियर ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, कि 1970 से पहले ये कहा जाता था कि ये बच्चों को क्योंकि अफेक्शन नहीं मिलती इसलिए ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं, उनकी मदर्स को रेफ्रिजरेटर मदर्स कहा जाता था। बट इन 1970 डॉक्टर एरिक शॉपलर came for you know their rescue. He said कि ये बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं और इनकी मदर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Actually it's the brain that is different, the nervous system and how it is working that's different. अच्छा, we have so many examples. मुझे पूछना है सदर साहिबा से कि ये बच्चे, सबसे पहले माइलस्टोन होता है कि बच्चे की स्पीच डिले हो जाती है, ज़्यादातर बच्चों में ये होता है, बैबल कर रहे होते हैं, रिवर्स चला जाता है जी। कितने साल की उम्र में ऑटिस्टिक एक बच्चा बोलना शुरू कर सकते हो कि वो भी एक रिलीफ हो माँ बाप के लिए कि हाँ एटलीस्ट बात तो कर रहा है? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। बिटवीन 60 to 70% of autistic children never develop functional speech.
ठीक है, बट व्हाट हैपन्स इज़ के उनकी कुछ ऑटिस्टिक बच्चे ये होता है कि वो 3 साल की उम्र में बोलना शुरू, 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सेल्फ टॉक होगी, चंक्स में होगी. इट विल नॉट बी फॉर द पर्पस कि वो दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. हाँ, कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ नहीं होगी. सेकेंडली ये होगा कि कुछ बच्चे 5 साल की उम्र में बोलना शुरू करेंगे, कुछ 6 साल में, कुछ 10 साल में, कुछ 16 साल में. लेकिन हम उसका, मैं जो एक नया जिस मेथड पे हम काम करते हैं वो बिलीव करता है कि यूज़ देयर स्ट्रेंथ टू ओवरकम देयर वीकनेस. इनकी स्ट्रेंथ है विजन, इनके पास होती है फोटोग्राफिक मेमोरी जो बनती है ब्रिज बिटवीन देम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आप और auditory processing is their difficult, is the most difficult area for most of them. Very few, बहुत कम ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं. जैसे आप उनको आवाज़ दें वो नहीं जवाब देंगे. अक्सर आप उनका नाम उनके सामने लेते रहे वो जवाब नहीं देंगे. तो पेरेंट्स अक्सर सबसे पहले हियरिंग टेस्ट कराते हैं. फिर सेकंड ये होता है कि वो बोलते हैं मेरे फलाना, मेरा चचा, मामू इतनी देर से बोला था तो वो मेरे बच्चे भी देर से बोलेगा. फॉर सम रीज़न हमारे यहाँ लैंग्वेज डिलेज की बड़ी एक्सेप्टेंस है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस ख़राब होते हैं. फिर उसके बाद हम पेरेंट्स से कहते हैं स्टार्ट यूजिंग पिक्चर्स. कि आप बच्चे से कह तो रहे ना कार ये कार है, बाहर चलो, खाना खाओ, ये मेरी बात ही नहीं समझता, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. ट्राई अ पिक्चर कि उसकी तस्वीर ले लें खाना खाते हुए, उसकी ही तस्वीर ले लीजिए गाड़ी में जाते हुए, उसकी तस्वीर ले लीजिए सोते हुए, ब्रश करते हुए, और अपने घर में उसी ऑर्डर में लगा दीजिए जिस ऑर्डर के अंदर वो ये सब काम करता है. यस, आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग विद दिस. सो यानी कंसंट्रेशन ऑन व्हाट यू कैन शो विजुअली देन रादर उसको एक्सप्लेन करना. वर्बली कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये गलत काम है. नो, जस्ट शो हिम सपोजिंग ही इज थ्रोइंग थिंग्स. अच्छा, आपसे प्लीज एक इसको कंप्लीट करने दें. ही इज थ्रोइंग थिंग्स. हाँ, he's throwing things. Yeah, he's jumping. आप क्या करें? The best thing is when he's jumping, redirect. Don't say no. They can't understand no. No is a very difficult concept. And redirect how? Redirect how? अब वो jumping करे ना, अब आपने जहन में सोचा कि मे बी इसको bubbles blow करना पसंद है, इसको इस वक्त शायद पेंट करना पसंद आ जाए, इस वक्त इसको बाथ टब में जाके बबल्स से खेलना पसंद आ जाए. फौरन उसको कार्ड दिखाएं एंड टेक देम देयर. बार बार ये रिपीट करेंगे, he'll stop. उसको फौरन किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में ले जाएं, क्योंकि आप नो कहते रहे उसको तो नहीं समझ आ रहा. अच्छा, हाई फंक्शन ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम, ये क्या है? प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम टर्म है जिसके अंदर देखिए सिम्टम्स तो अब सबको पता है कि क्या होते हैं. यू कुड बी राइट इन द मिडल विद ऑल द सिम्टम्स एंड यू कुड बी वेरी सिवियर, एंड देन यू कुड बी बॉर्डर लाइन के आपके सिम्टम्स यू आर द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के थोड़े सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स है. लेकिन अगेन ये याद रखिएगा, ऑटिज्म इज़ अ परवेसिव डेवलपमेंट. परवेसिव का मतलब कि इट स्प्रेड आउट थ्रू द स्पेक्ट्रम. कुछ यानी कि कुछ स्किल्स के ब्लॉक्स या जो है ड्राइंग्स इतनी ज़बरदस्त बना रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त मेमोरी है कि एक दफ़ा किसी रास्ते से चले गए तो कभी नहीं भूलेंगे. बट ऑन द अदर हैंड ज़रा सी भी चेंज हो जाए तो परेशान हो जाएंगे. तो और कुछ चीज़ों में स्ट्रेंथ है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं. यस, तो मगर ये मेरा पेरेंट्स को एक मैसेज है कि नेवर लूज़ होप. मैंने अपने जो भी मेरा मुख्तसर सा हम्बल सा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों के माँ बाप उनकी ज़िंदगी में को थेरेपिस्ट का रोल अदा करते हैं. यानी कि वो सिर्फ जो है ये नहीं सोचते कि मैं थेरेपी के लिए ले गया, चलें ख़त्म, मेरा काम ख़त्म हो गया. जो खुद सीखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, एंड वी प्रोवाइड, हम लोग पेरेंट्स को ये खुद कहते हैं कि प्लीज़ कम सिट इन द सेशन, ऑब्जर्व एंड देन डू द सेम एट होम. बल्कि बहुत से घरों में तो हमने देखा है जहाँ इस किस्म के बच्चे हों तो वो पेरेंट्स लिटरली वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं टू डील विद देम. अच्छा, टाइम का मैं सब ये जरूर बताइएगा. स्पेक्ट्रम तो आपने समझाया, हाई इंटेंसिटी, हाई फंक्शनिंग, व्हाट डज दैट इवन मीन? इसका क्या है? अगेन हमारे पास ऐसे इतने माशाल्लाह से बच्चे आ रहे हैं इस वक्त हु आर स्टडीइंग इन स्कूल्स. माशाल्लाह, दे आर स्टडीइंग इन नॉर्मल स्कूल्स. उनकी सिर्फ थोड़ी सी इडियोसेंक्रेसीज के वो ज़रा जब कोई सोशलाइजेशन या टू मच ओवरवेलम हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं. बट दे आर स्टडीइंग इन स्कूल्स, वो कॉलेजेस में चले गए हैं, वो जो है स्किल भी सीख रहे हैं साथ में. दे आर वंडरफुल रीडर्स. कोई ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, कोई ज़बरदस्त जो है वो लेगो से और 1000 वर्ड्स के जिग्सॉ पजल्स बना लेते हैं.
हमको देखना है वी हैव टू गो फ्रॉम आइसक्रीम टू ब्रोकली, नॉट फ्रॉम ब्रोकली टू आइसक्रीम। यानी उससे शुरू करना है, यानी गो स्टार्ट फ्रॉम द थिंग्स दे लाइक टू डू। पहले उनकी दुनिया में जाएं और ये समझे कि उनका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, फिर आहिस्ता, क्योंकि देखिए उन्हें इस दुनिया में फंक्शन तो करना है ना, और बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसी भी बात नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये आप प्लीज ये होपते हैं उन लोगों को, बिल्कुल हो सकते हैं कि ये खुद कमाओ और खा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बच्चे। देखिए कमाना और खाना शायद सारे नहीं कर सकें, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि अपना खुद ख्याल रख सकें, अपना खुद बिल्कुल ख्याल रख सकें। माँ बाप के ज़हन में सबसे बड़ा फ़ियर ये होता है कि हम नहीं होंगे तो इनका ख्याल कौन करेगा। एग्जैक्टली, तो वो अपना ख्याल रख सकते हैं। वो उनको अगर आप रूटीन्स सिखा, बिकॉज दे लाइक रूटीन्स ना, उन्हें रूटीन सिखा दें तो वो इतना अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे और इतनी डिटेल्स के साथ फॉलो करेंगे कि हम और आप शायद कभी लेजी हो जाते हैं, दे डोंट गेट लेजी बिकॉज दे बहुत आपने बड़ी होप दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और बड़ी बेसिक बात ये है कि आपको अपने बच्चे को समझना है। आपने अपने वैसे ही बच्चों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन ख़ासतौर पे अगर ये कंडीशन हो तो आप अगर समझ जाएं, और जिस तरह सदफ कह रही है कि आप उनकी दुनिया में घुस के समझें, तो इट्स ओके एंड यू कैन हैंडल इट। और जो अब्दुल्ला ने एक सवाल किया था कि वो क्या बोलने का, जो सबसे ज़्यादा अक्सर बच्चे नहीं जो बोल पाते, आजकल इतने ज़बरदस्त डिवाइसेस आ चुके हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेट्स। वो गैजेट अब तो आईपैड पे उनको डाउनलोड करना इतना आसान है, उसको आप इफ यू कैन मेंशन एन ऐप और समथिंग लाइक दैट। अ वेरी पॉपुलर वन इज टैप टू टॉक। टैप टू टॉक, आप उसे टैप करते हैं, मतलब उसमें सारा होगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे बाहर जाना है, आप टैप करेंगे वो पिक्चर होगी एंड द पिक्चर विल से फॉर यू। पिक्चर जो वो होगा वो आपके लिए बोलेगा। आपके सर में दर्द हो रहा है, ये परेशान हो रहे होते हैं कि सपोजिंग इनकी तबीयत ख़राब है, हम सबको बुखार होता है, नज़ला होता है, खांसी होता है, हम नहीं बता पाते, ये लोग शो करने लगते हैं रोना धोना मेल्ट डाउन, अब हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखा दें थ्रू पिक्चर्स और वो टैप करके बता सकें कि मेरे सख्त सर में दर्द हो रहा है, या मेरे सख्त पेट में दर्द हो रहा है, या मैं सोना चाहती हूँ, या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। They also have feelings. सदफ साहिबा, lastly we would really like to conclude. We really don't have the time क्योंकि हमें काफी ये कहा जा रहा है कि disease नहीं है। It's not a disease. इसको एक तरह से हम जैसे देखिए ना, अगर हम चाइना या जर्मनी या ग्रीस जाते हैं, कितना डिफरेंट कल्चर होता है ना, हमारे लिए इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप उनको समझने लगेंगे तो आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और मैं सबसे ये पेरेंट्स से सबसे मैं ये कहती हूँ कि देखिए जैसे रेनबो क्यों खूबसूरत है, वाई इज़ अ रेनबो ब्यूटिफुल, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट कलर्स, है ना। तो इसी तरह हमारी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो उसको एक खूबसूरत जगह रहने के लिए बनाते हैं, जी। चाहे वो ऑटिस्टिक हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। थैंक यू सदफ साहिबा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी बातों से बहुत से लोगों को उम्मीद मिली होगी और उनको दिलासा हुआ होगा और थोड़े रिलैक्स फील कर रहे होंगे। बॉटम लाइन इस सारी चीज़ की ये डिजीज नहीं है, सो इट्स अ कंडीशन व्हिच यू कैन टोटली हैंडल, और बड़े तरीके हैं, बड़ी मदद है। अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ है, एक्सप्लोर अ लिटिल बिट। अब हम आपको हंसी में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें होगी, वैसे बात तो हम क्रिकेट की करना चाहते थे, लेकिन लगता है अब कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। क्रिकेटर की बातें कर रहे थे, क्रिकेटर की थी, क्रिकेट की। तो जल्दी से क्विकली आपको बता दें कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा, और सेंचुरियन आप याद रखें मंचूरियन से। अब नहीं, मंचूरियन तो मुझे भूलता ही नहीं है, सेंचुरियन अच्छी जगह लग रही है, उससे याद रखें। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स को फेवरेट करार दिया। अगर स्टैट्स की बात करें तो जनाब सेंचुरियन पर जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। अब तक 40 वनडे खेले गए हैं, 26 जीते और 13 हारे, और पाकिस्तान ने सेंचुरियन में 10 वनडे खेले जिनमें 4 जीते और 6 हारे। तो ये दोनों टीमों के स्टैट्स हमने आपको बता दिए, लेकिन सिकंदर बख्श से हम बात कर लेते हैं। सिकंदर, व्हाट आर द चांसेस, क्या खबरें आ रही हैं साउथ अफ्रीका से? या देखो, जो साउथ अफ्रीका की जो पिचेस हैं वो उनको फेवर करती हैं। उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो पहले 2 मैच खेलेंगे, उनके पास जो 3-4 अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं, वो सब IPL खेलने जा रहे हैं। 5 लड़के हैं, इसमें डिकॉक भी है और रबाडा भी है और दूसरे भी हैं, उनके मुश्किल मिलर है सबसे बड़ा, ये लोग सारे जा रहे हैं। तो उनका जो पेस अटैक है उन पिचेस के ऊपर बहुत ख़तरनाक होता है, तो वी हैव टू हैंडल दैट। हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी वीकनेसेस हैं। ओपनर्स हमारे जो है वो स्ट्रगल करके वापस आए, मतलब फ़कर, इमाम
नाम सुना है कि वो सरफराज इज बैक। नहीं, सरफराज के लिए ये आर्गुमेंट हो रहा है कि जी क्या उसको टीम में डाला जाए एज अ बैट्समैन। पिछले दिनों जो है इंडिया ने भी 3 अपने विकेट कीपर खिला दिए, 2 को बैट्समैन खिला दिया, इंग्लैंड ने खिला दिया, तो ये आर्गुमेंट आई थी, ये लॉजिक आई थी कि जी उसको भी एज अ बैट्समैन खिला दिया जाए। मगर मेरी ये थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि अगर वो अंदर घुस जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो बाबर के लिए खतरे की घंटी बजेगी। अगर वो अंदर जाते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, इसलिए कि वो फील्डिंग नहीं करेंगे तो रिजवान परेशान हो जाएंगे कि उनकी जगह ना चली जाए, तो सब मिलकर कोशिश करेंगे कि वो ना खेलें तो बेहतर है, उन सब की जगहें थोड़ी सी हिलेंगी। मगर मेरा ये आइडिया है कि बिकॉज वहाँ पे दानिश अजीज़ का नाम लिया जा रहा है, जो नया बच्चा है, कि उसको खिलाया जाए। तो मेरी थ्योरी ये होती है कि जो बड़ी टीमें होती हैं उनमें सीनियर्स को खिला दो। आप उसको कैरी तो कर रहे हैं ना, सरफराज को पानी तो पिला रहा है, वो घूम रहा है फिर रहा है, तो उसको खिलाते क्यों नहीं है? और बड़ी टीम के खिलाफ खिला दें, जिम्बाब्वे के खिलाफ अब दानिश अजीज़ को खिला दें। ये एक्सपीरियंस भी है, जाहिर है कहीं तो फायदा आ सकता है। बिल्कुल, देखें ना इतना बड़ा प्लेयर रहा है, कप्तान रहा है, तो अब उस बेचारे के साथ ये हो रहा है। तो मेरी ये थ्योरी है कि जी वो उनको नहीं खेलने देंगे उसको, सरफराज को। वो कामयाब हो गया, बाबर फेल हो गया, रिजवान फेल हो गया, तो उनके लिए खतरे की घंटी बजेगी। नहीं, लेकिन बाबर को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मगर कभी भी कोई, आप खुद सोचे ना, ये इधर लोग दिमाग में बात आपके डाल देते हैं। नहीं, लेकिन अगर वो साथ हैं, ही इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द टीम और ट्रैवल कर रहे हैं साथ, तो कुछ तो फेथ उनमें होगा ना, बाकियों को, सिलेक्टर्स को भी, कि ही विल। बड़ी अजीब सी बात है। एक है कंकशन रूल, यानी कि अगर विकेट कीपर को गेंद सर पे लग जाए तो वो बेहोश सा हो जाए तो उसको रखा हुआ है। लिटरली पीसीबी के जो लोग आते हैं टीवी पे, वो इसी बात पे आर्ग्यू, मैं कहता हूं might not happen, more chances are that it will not happen. Millions in one in a million चांस है कि ये हो सकता हो कि भाई विकेट कीपर के सर पे लग जाए, वो बेहोश हो जाए, तो उसकी जगह दूसरे को ले आए। तो मैं उनको हमेशा आर्ग्यू करता हूँ, जब आपने खिलाना नहीं है तो नौजवान को खिला दो। वो कहते हैं नहीं, कंकशन रूल हो ये वो। अच्छा, डू स्टैट्स मैटर इन दिस? जो हमने पूरे स्टैट्स बताए हैं, हाउ पाकिस्तान अगर 10 उन्होंने ओडीआईस खेले हैं, 4 जीते हैं, 6 हारे, मतलब ये मोरल पे इफेक्ट कर सकते हैं? मोरल पे भी करता है, बट टीमें अच्छी भी होती हैं। किसी ज़माने में वेस्ट इंडियन की टीम ऐसी थी, कोई हरा ही नहीं सकता था, उनके स्टैट्स बढ़ रहे थे। अब उनकी टीम को हर कोई मार देता है। तो ये स्टैट्स तो बदलते हैं, उनका काम ही बदलना है। मैं पिच की जो स्टैट्स है उनको नहीं मानता, इसलिए कि जो ना लड़के मानते हैं, इसलिए कि उस दिन कंडीशन क्या है, बादल कैसे। आपने देखा इंडिया ने क्या किया, ऐसी पिच बना दी कि 2 दिन में मैच खत्म। और टैलेंट क्या है, हर दौर में डिफरेंट टैलेंट होता है, हर टीम डिफरेंट लोगों पे कंप्राइज कर रही होती है। नहीं, मगर जो पिचेस, जो लड़कों का अपना पर्सनल स्टैट होता है, वो मैं मानता हूँ कि जी स्ट्राइकिंग रेट इतना होना चाहिए, एवरेज इतनी होनी चाहिए, इतने 100 करने चाहिए, वो मैं मानता हूँ। मगर मैं ये नहीं मानता कि इस पिच के ऊपर जी पहले बैटिंग करने वाला जीता। फेवरेट कौन है? मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को फेवरेट होना चाहिए। पाकिस्तान विल स्ट्रगल, इसलिए देखें हमारे पास जो बैटिंग लाइनअप है, इमाम और फ़कर है, दोनों बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं, फिर बाबर खेलेगा, उसके बाद रिजवान है। अब 5वीं जगह आपका है कि दानिश अजीज़ नया बच्चा, या फिर सरफराज, या फिर सरफराज, फिर नीचे जो है वो जो मुझे मुश्किल लगता है फ़हीम अशरफ आएगा, फिर नीचे जो शादाब हैं और फिर नवाज हैं और फिर 3 फास्ट बॉलर हैं। तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ बैटिंग लाइनअप। अगर ऊपर से आउट हो गए तो फिर गए नीचे। अच्छा सिकू, व्हेन वी वर गोइंग टू स्कूल और अब हम यहाँ पे हैं, तब से हम सुनते हैं कि पाकिस्तान का एक तो ओपनिंग स्टैंड का मसला हमने बचपन से सुना है लिटरली, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हमने मतलब बाहर जाकर हमने शुरू से सुनी है कि ये कभी नहीं हो, बस कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। ये कभी मसला हल होगा हमारे होश में? देख, मेरे होश, जब से मैं आपसे पहले होश में आया हूँ, बहुत बाद में होश में आया, टाइम लगेगा भी होश में आने। तो मैं बहुत पहले होश में आया, तो पाकिस्तान के भी हालात नहीं बदल रहे। मतलब हम सुनते रहे इसी तरह, पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान के हालात नहीं बदल रहे, तो इधर भी हालात नहीं बदल रहे। तो मैं नहीं समझ, टीम इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री। अभी आप ये देखिए कि कामरान गुलाम एक लड़का है जिसने इस सीजन सबसे ज्यादा 1200 कुछ ऐसे रन किए, उस बेचारे को नहीं लेकर गए, और आप उस लड़के को लेकर गए जिसने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है। राइट। और ये दानिश अजीज़ ने 13 खेले में, उसके भी कुछ ज़्यादा रन्स नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि हम समझ में मुझे नहीं आता कि क्या थ्योरीज चलती हैं, क्या लॉजिक्स होती हैं, मुझे नहीं समझ में आया। चले, दिस विल बी सीन। अब तो खैर इतने वो भी नहीं समझ में आया जो कमेंट्स उधर से आया था ऑस्ट्रेलिया से। वसीम अकरम साहब की एक पिक्चर जो वायरल हो रही थी ना, उस पे हम बात कर रहे थे, बड़े जबरदस्त किस्म के तासुरात थे सिकंदर के, लेके हम ऑन एयर नहीं कर सकते, हम उसको ट्विटर तक ही रहने दे, छोड़े, हर चीज शुडंट बी ऑन टीवी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, पिछले घंटे में हम आबदी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारा राब्ता नहीं बन सका था। अब आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, करियर काउंसलर हैं, आप ही के
सवाल होते हैं जिनके ये जवाब देते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने अब वाज़े कर दिया है कि इस साल स्टूडेंट्स को बग़ैर इम्तहान के, बग़ैर एग्जामिनेशंस के प्रमोट नहीं किया जाएगा और अब स्टूडेंट्स को भी इसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। सो दे हैव टू स्टडी। और इसी माहिराना राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आबिद साहब। सबसे पहले हुकूमत ने वाज़े फैसला कर दिया है कि ऑब्वियसली प्रमोट नहीं किया जाएगा जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और इम्तहान जो होंगे वो ऑनलाइन भी नहीं होंगे। इम्तहान जो होंगे वो अपने मरकज़ पे ही होंगे जो स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। तो आपके ख्याल में ये ठीक है? मतलब हमारा कोविड से अब इतना हट चुका है कि स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली स्टडी एंड कम एंड गिव फिजिकल एग्जामिनेशंस? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो इम्तिहानात हैं, पर्टिकुलरली मैट्रिक के जिसे हम एसएससी कहते हैं या इंटरमीडिएट जिसे हम एचएससी कहते हैं, कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट इम्तिहान है। ये वही इम्तिहान है जिसकी बुनियाद पर बच्चे ने अपने आगे अपने करियर का तयन करना है, अपनी स्ट्रीम का तयन करना है, इसी तरह अपनी डिग्री में आगे जाकर अपनी डिग्री को मुकम्मल करना है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, चाहे पाकिस्तान चाहे अब्रॉड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्तिहान हैं जिनकी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और इसी पर उनका लर्निंग कर्व डिपेंड करता है और ये बड़े इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं बच्चों के लिए। इम्तहानात होते हैं। यानी आप भी इसी हक में हैं कि अब इट इज़ टाइम। पता है, मुझे लगता है कि ये डे टू डे चेंजिंग सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। आने वाले दिनों में ख़वातीन के मसाइल की पुरजोर अंदाज में मुसलसल निशानदही और कानून साजी के बावजूद सिनफी मसावात की फहरिस्त में पाकिस्तान का शुमार एक्चुअली दुनिया के बदतरीन ममालिक में किया जा रहा है। और आपको ये बताएं कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से जारी करदा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तान सिनफी मसावात में पिछले साल के मुकाबले में मज़ीद 2 दर्जा तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 156 ममालिक में से, अंदाजा करें 156 में से 153 नंबर पे है। यानी हमारे पास बस 2 ही हैं। 3 का तरद्दुद क्यों किया? हमारे पास बस 2 ही ऑल मुल्क रह गए हैं। हालांकि हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी होम बेस्ड वेमेन वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान साहिबा, उनसे ज़रा बात करते हैं। थैंक यू ज़हरा साहिबा। ताज़ा रिपोर्ट्स बताती है कि सिनफी मसावात में पाकिस्तान सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान और यमन से ही बेहतर है, बाकी पूरी दुनिया से हम पीछे हैं। तो आपको ये रिपोर्ट हकीकत के करीब लगती है या आपको लगता है कि कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है हमारे हालात की? जी बिल्कुल, क्योंकि हम वक्त के साथ जो है वो मज़ीद पीछे की तरफ गए हैं। आप सिंपल देख लीजिए कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करती हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर काम करती हैं, पहले जो 2 साल पहले का जो डेटा था वो ये था कि 25-24% जो है वो औरत पूरे लेबर फोर्स का वो काम कर रही हैं, लेकिन अब जो है वो परसेंटेज 20 के ऊपर चली गई है। इसी तरीके से आप एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, तो ये रिपोर्ट मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और हमें इसको बिल्कुल ओपन हार्टली लेना चाहिए और इसको जो है वो बेहतर करने की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। अच्छा ज़हरा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन में फ़र्क ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद बहुत अरसे से जारी है, ख़ास तौर पर नौकरी के मौक़े, उजरत और काम के औकात वगैरह का मामला जो है ये बड़ा सीरियस है और इस पर बात हो रही है। तो इसमें वाज़े बेहतरी क्यों नहीं नज़र आ रही? ऐसे जब रिपोर्ट्स आते हैं और हम मज़ीद नीचे गिर गए होते हैं तो हमें ये लगता है कि जो इतने मेहनत से काम हो रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जद्दोजहद काफ़ी अरसे से हो रही हैं और जहाँ जहाँ पे भी आप देख लें कि पिछली 10 साल की जद्दोजहद जितनी भी है यहाँ पे 10-12 साल की जद्दोजहद वो सारी ख़वातीन की हैं, जो कामयाब जद्दोजहद हम कहते हैं। चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की थी, जब वो निकली मुनज़्ज़म हुई तो उन्होंने अपने सर्विस स्ट्रक्चर को लेकर वापस गई हैं। होम बेस की औरतें सड़कों पर आई तब उनको तस्लीम किया गया कि होम बेस वर्कर्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है और उनके लिए कवानीन बनने चाहिए। इसी तरीके से जो है वो बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो ख़वातीन थी वो सड़कों पे आई हैं और उन्होंने मनवाया है कि जो फैक्ट्रियों में जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, कि उनके बच्चे अगर जाते हैं या शौहर जाते हैं या बच्चियाँ जाती हैं काम करने के लिए, वो ज़िंदा भी वापस आएँ। तो वर्किंग कंडीशन जो है कैसे बेहतर होनी चाहिए उसके लिए वो लड़ी हैं और आज उस लड़ने की नतीजे में, उस जद्दोजहद के नतीजे
में यूरोप में भी जो है वो लॉ पास हो गया है कि कोई भी ब्रांड जो है अगर किसी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाती है काम करवाने के लिए तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं समझती हूँ कि बड़े कारनामे हैं ये, और इनमें सारी ख़वातीन की जद्दोजहद है जिसमें ख़वातीन शामिल रही हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि माइंडसेट का है। अगर स्टेट अपना नैरेटिव चेंज नहीं करेगी और जो औरत दुश्मन रवैये हैं, औरत दुश्मन जो चीज़ें हैं, निसाब है, बाकी चीज़ें हैं, अगर उनको हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो तब्दीली कभी नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉलिटिकल विलिंगनेस भी है एक तरह से, मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको ठीक किया जा सकता है, ठीक करने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़हरा खान, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में आप भी बड़ा काम कर रही हैं ताकि बहुत सी मुश्किलात जो हैं ख़वातीन वर्कर्स की कम हो सके, उनसे बिल्कुल उनको निजात मिले।